एक बार फिर से आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देख रहे हैं। आप लोगों को याद होगा कि अब तक हम लोग चार्ज के बारे में जान चुके हैं, कूलॉम्स लॉ जान चुके हैं, दो चार्ज पे जो फोर्स कैसे लगेगा। फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होता है ये जान चुके हैं। पॉइंट चार्ज चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकलेगा ये जान चुके हैं। उसके बाद हम लोग डाइपोल क्या है, डाइपोल मोमेंट क्या है, डाइपोल मोमेंट के चलते उसके एक्सिस पर, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर और किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगा ये सब सीख चुके हैं। हमने पिछले क्लास में आप लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स पूछा था, वो भी हमने बताया था। आज हम आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा प्लानिंग होगा, सबसे पहले हम लोग बिहेवियर ऑफ डाइपोल देखेंगे, फिर कोशिश करेंगे कि डाइपोल पर लगने वाला टॉर्क देखें। ओके, शुरू करते हैं आज का क्लास, बिहेवियर ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बिहेवियर ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल का बिहेवियर कैसा है। मान लीजिए कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इस तरह बहुत सारा लाइन्स होगा जो मैं भी दिखा रहा हूँ, एक लाइन दिखा रहा हूँ, और हर जगह ई का मान एक जैसा है, हर जगह ई का मान एक जैसा, हर जगह ई का मान एक जैसा है। और इसमें हम एक डाइपोल को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को थीटा कोण पर रखते हैं। देख रहे हैं, ये हमारा -q चार्ज है जैसा कि आप जानते हैं, और ये हमारा +q चार्ज है। तो आपको पता होगा कि प्लस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में फोर्स लगता है और माइनस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में फोर्स लगता है। अगर आपको नहीं पता हो तो एक बार थोड़ा समझ लीजिए। मैंने कहा था कि अगर Q चार्ज की वजह से R दूरी पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है तो यहाँ पर +1 चार्ज रखेंगे। इस पर जिधर फोर्स लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा होगा, तो इधर फोर्स लगेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ध्यान रखें, हमेशा +1 चार्ज रखेंगे या फिर कोई टेस्ट चार्ज रखेंगे, और टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही होगा, एकदम स्पष्ट होगा आप लोगों को। तो प्लस चार्ज पर प्लस की वजह से रिपल्सन लगेगा। अब आप कहेगा सर यहाँ पर अगर माइनस चार्ज होगा तो किधर फोर्स लगेगा, तो माइनस चार्ज होगा तो ये अट्रैक्ट करेगा इसको ना, इधर फोर्स लगेगा, फोर्स इधर लगेगा, लेकिन फील्ड इधर ही है। चार्ज माइनस होने पर यहाँ पर अगर माइनस चार्ज हो जाए तो उसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन फील्ड इधर ही है। यानी माइनस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में फोर्स लगता है, और प्लस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में लगता है, यानी प्लस को प्लस रिपेल करता है। ठीक से क्लियर हुआ? अगर नहीं क्लियर हो तो एक बार फिर से इसको दोबारा देखिए। आप देखिए, प्लस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिशा में फोर्स लगेगा। इस फोर्स का नाम हमने F1 दिया है। ये हमारा Q इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, और ये -Q चार्ज है, तो इस पर फोर्स का नाम हमने F2 दिया। Q माइनस लगा देता हूँ दिशा उल्टा की वजह से, E के विपरीत दिशा में इसलिए माइनस लगा। हालांकि मैग्नीट्यूड दोनों तो बराबर ही है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। तो ध्यान दीजिएगा, नेट फोर्स ऑन डाइपोल क्या होगा, F नेट बराबर क्या होगा, F1 + F2। हम नहीं भी कुछ कहें तो आप समझ लीजिए बीच का दूरी हम हमेशा डेल्टा x ही लेते हैं। तो QE + -QE जुड़ क्या है, 0। अब आप जानते हैं कि किसी भी बॉडी पर अगर नेट फोर्स 0 लगे, किसी भी बॉडी पर नेट फोर्स 0 लगे तो वह ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होता है। सिंस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल इन uniform electric field
is 0. Therefore, dipole is in translational equilibrium. ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में डायपोल कैसे रहेगा? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब समझिए, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि डायपोल कहीं खिसक के जाएगा नहीं। ये डायपोल इधर या इधर खिसक के नहीं जा सकता है। हाँ, नाच सकता है। उसके लिए हम देखते हैं टॉर्क क्या होता है। नाचने के लिए टॉर्क रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन यहाँ खिसकेगा नहीं कि जितना फोर्स राइट साइड उतना फोर्स लेफ्ट साइड। नेट फोर्स 0। तो जब नेट फोर्स 0 होता है तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होता है। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे टॉर्क ऑन डायपोल। आइए देखते हैं टॉर्क ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले एक और बात समझ लेना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में था इसलिए ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम था। समझ रहे हैं ना? अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता, जरा इस चित्र को देखिए, फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म होता है, इस चित्र को देख रहे हैं, तो फील्ड का मान यहां पर इस सामने में कुछ और ई का मान होता, यहां पर ई का मान कुछ और होता, दोनों फोर्स का मान अलग अलग होता। तो दोनों को जोड़ने पर, यहां देखिए, जोड़ने पर क्या 0 होता? नहीं होता ना। अलग अलग होने पर जोड़ 0 नहीं होता। इसलिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम रहता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं। ठीक से ध्यान रखिएगा। अब हम इसको साफ करेंगे। ओके, तो हम टॉर्क ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देखने जा रहे हैं। अभी फोर्स देखे थे, अब टॉर्क देख रहे हैं। किसी चीज को घुमाने या नचाने के लिए टॉर्क रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर टॉर्क 0 तो बॉडी नहीं नाच सकता है, लेकिन अगर टॉर्क 0 नहीं हुआ तो बॉडी नाच सकता है। यानी टॉर्क लगेगा तो नाच सकता है, टॉर्क नहीं लगेगा तो नहीं नाच सकता। यानी टॉर्क नहीं लगेगा तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा, टॉर्क लगेगा तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा टॉर्क के बारे में समझा दें कि टॉर्क क्या होता है। टॉर्क तो टाउ से, इसको टाउ बोलते हैं, टाउ से लिखते हैं। ये R क्रॉस F होता है। आप 11th क्लास में पढ़े होंगे आप। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है जो R क्रॉस F होता है। यहाँ R क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये R ये चीज है और ये यहां से ये F है। गौर से देखिएगा, जैसे कोई रॉड है, इसको इस दिशा में F फोर्स आप लगा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये कोई रॉड है, ये डंडा है, ये R, और इस डंडा पर कहां पर फोर्स लग रहा है, कितनी दूरी पर O से, वो है R, और ये हमारा F, और ये बीच का एंगल थीटा। तो टॉर्क जो डिफाइंड होता है वो ये R क्रॉस और ये फोर्स F। हम अभी शॉर्ट में देख रहे हैं, विस्तार से हम लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर केवल आपको एक बार रिमाइंड करवा रहे हैं। R क्रॉस F है, इसको तोड़ेंगे अगर टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो R F साइन थीटा मैग्नीट्यूड। यहाँ थीटा क्या है, थीटा क्या है, R के बढ़ाए गए भाग से F की तरह बनाया हुआ है। थीटा क्या है, एंगल मेड बाय F with extended part of R। अब R क्या है, तो जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं उस पॉइंट से जहां पर फोर्स लग रहा है उसकी दूरी है R, और एक फोर्स है F। ओके, पहले मैं इसको मिटा लेता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब समझ गया टॉर्क का मतलब क्या होता है, आप नोट कर लीजिएगा। फिर मैं पहले तो इसको साफ हो चुका है। अब देखिए, वही हमारा डायपोल है जो भी आपने देखा था, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा हुआ है। देखिए आप, अब मैं नाम सुविधा के लिए दे देता हूँ, इसका A, इसको O, इसका B। यहाँ पर चार्ज हमारा प्लस Q है, यहाँ पर चार्ज हमारा माइनस Q है। आपने देखा था इसमें फोर्स F1 लग रहा था, QE प्लस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, इस दिशा में लग रहा है, और माइनस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट दिशा में। आपको याद होगा मैंने बताया था।
ये थीटा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा को बनाकर डायपोल उठा रही। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये डायरेक्शन कैसे डिसाइड कर लेते हैं। तो आप जानते हैं माइनस से प्लस की ओर डायपोल मोमेंट पी होता है, तो इस दिशा में पी है, तो पी से ई के बीच का एंगल थीटा है, ये समझना है। अब देखिए शुरू करते हैं, टॉर्क निकालते हैं। टॉर्क ड्यू टू F1 क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, R क्रॉस F। तो देखिए इस O के अबाउट घूमेगा ना, तो O के अबाउट निकाल रहे हैं, तो O से फोर्स जहाँ लगा उसकी दूरी, ये दूरी हो, ये दूरी कितना है OB, R हमारा हो गया OB, R क्रॉस फोर्स हमारा क्या है F, हम बाद में फोर्स का मान डाल देंगे। इसी प्रकार टॉर्क ड्यू टू F2 क्या होगा, R O से की ओर, ये इस दिशा में होगा हमारा, यहां से इस दिशा में, OA R क्रॉस F, यहां क्या है F2। अब हमें नेट टॉर्क जानना है, तो दोनों को जोड़ लेंगे। नेट टॉर्क ऑन डाइपोल τ1 प्लस τ2, यानी τ1 क्या होगा हमारा OB क्रॉस F1 प्लस τ2 हमारा क्या है OA क्रॉस F2। अब दोनों में से आप गौर से देखिए, हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन की तो आ नहीं पाएगा क्योंकि मान डालना पड़ेगा हमें। ये हमारा OB है क्रॉस F1 का मान हमारा जो है वो वहां देखिए QE है, QE प्लस OA क्रॉस F2 का मान हमारा जो है वो माइनस QE है। आप देख रहे हैं। अब हम जरा सा इधर लिख लेते हैं, यहां देखिएगा, तो टॉर्क जो हमारा हो जाएगा, देखिए दोनों में, यहां देखिए फिगर, यहां QE अगर कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा इसमें, OB अब प्लस अब माइनस, माइनस OA, देखिए ध्यान से, OB प्लस OA इंटू -1 रह गया। अब पूरे से आपने क्या निकाला, Q यहाँ क्रॉस है, Q ये निकाला है, देखिए गौर से। अब जरा इसको अरेंज करते हैं, OB प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस OA क्रॉस QE, ये क्रॉस है, वेक्टर क्रॉस, ध्यान रखिएगा, वेक्टर क्रॉस है ये। अब देखिए OB, इसको उल्टा कर देंगे तो प्लस हो जाता है, जानिए OA वेक्टर का उल्टा होगा माइनस AO, तो माइनस माइनस प्लस, देखिए कैसे प्लस हो गया, ये उलट गया, क्रॉस Q। अब देखिए थोड़ा सा लिखें, आप तो जानते हैं कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है वेक्टर एडिशन, यानी AO प्लस OB क्रॉस QE। और ध्यान दीजिए फिगर में, AO प्लस OB यानी पूरा यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स, क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स, यानी डेल्टा एक्स वेक्टर क्रॉस Q। जरा Q इधर ले आइए, Q डेल्टा एक्स क्रॉस E। Q डेल्टा एक्स क्या होता है, डायपोल मोमेंट P, याद है आपको, यानी P क्रॉस E। याद रखिए डायपोल का जो टॉर्क निकलेगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो P क्रॉस E होता है। किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड E में डाल दें, उसको जो टॉर्क लगता है वो P क्रॉस E होता है। अगर इसको तोड़ा जाए, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, PE साइन थीटा, ध्यान दीजिएगा यहां पर थीटा क्या है, तो P और E के बीच का एंगल है, ध्यान दीजिए चित्र में, P और E के बीच का एंगल, थीटा है एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर E।
ओके, अब हम इसको जरा एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए, फिर हम उधर चलेंगे। तो बोर्ड साफ हो चुका है। आपने अभी देखा कि डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो उस पर टॉर्क लगेगा, और कितना लगेगा? तो टॉर्क बराबर P क्रॉस E। अभी आपने देखा, इसी को हमने थोड़ा भी तो PE साइन थीटा आया। मैंने भी समझाया आपको कि डाइपोल मोमेंट का दिशा हमारा इधर हुआ P, और इधर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और बीच का एंगल है थीटा। देख रहे हैं, ये हमारा थीटा है। आपको समझ में आया? अब ध्यान दीजिएगा, टॉर्क लग रहा है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। इसका मतलब स्पष्ट हुआ कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि सिंस टॉर्क is acting on dipole in uniform electric field, therefore it is not in rotational equilibrium। यह रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, इट इज नॉट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। देख रहे हैं? हाँ, लेकिन आप चाहते हैं कि जाने कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कब होगा, कैसे होगा, तो टॉर्क को जीरो होना होगा। ध्यान दीजिएगा, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम टॉर्क को क्या होना होगा? जीरो होना होगा। यानी PE साइन थीटा को क्या होना होगा? जीरो होना होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं कोई ट्रिक टिप्स नहीं देता हूं, मैं टिप्स वाला मास्टर नहीं हूं, आपको कॉन्सेप्ट देता हूं, क्या सोचते हैं, कैसे होता है, आई कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। ये हमारी विशेषता है, हमारे पढ़ने की विशेषता है। आप बहुत सारा वीडियो भी देख रहे होंगे कई सारे टीचरों का, जिसमें आपको टिप्स दिया जाएगा, लेकिन नहीं, ओनली कॉन्सेप्ट्स। तो यहाँ जीरो होना चाहिए, यानी यहां से अगर डाइपोल मोमेंट, डाइपोल है तो कुछ ना कुछ मोमेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ ना कुछ रखा हुआ है। इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? जीरो। साइन थीटा इक्वल टू जीरो, और थीटा का मान जीरो कब होगा? जब थीटा का मान या तो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो। यहां से दो कंडीशन आ गई, थीटा का मान 0 या 180। यानी डाइपोल 0 डिग्री पर होगा या 180 पर होगा तो वह रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। तो एक बार देख लीजिए, फिर उसको साफ करेंगे। तो अभी आपने देखा था कि थीटा का मान 0 या 180 होने पर डाइपोल रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हो सकता है, क्योंकि टॉर्क 0 हो जाता है। ये 0 और 180 क्या है, जरा फिगर समझिए। देखिए, ये हमारा डाइपोल था, और डाइपोल मोमेंट किधर होगा? माइनस से प्लस की ओर। किधर होगा? माइनस से प्लस की ओर। तो ये हमारा P होगा, और इसी दिशा में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E है। P और E एक ही दिशा में है, तो ये थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का केस हो गया। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री केस हो गया। और अगर हमारा ये माइनस और ये प्लस है ना, ये प्लस इधर कर दो, माइनस कर दो, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर E है। तो माइनस से प्लस की ओर डाइपोल मोमेंट, यानी डाइपोल मोमेंट P जो है हमारा, P वो इधर है और E इधर है। एंगल कितना हो जाएगा बीच का एंगल? 180 डिग्री। लेकिन एंगल कितना हो जाएगा? 180। थीटा का 180 का मतलब हुआ कि डाइपोल मोमेंट P और E एक दूसरे के विपरीत हो। समझ चुके? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री के साथ देखिए खास बात क्या है। क्या देखिए, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है और डाइपोल मोमेंट को हम इस 0 डिग्री से, यानी पहले जो ऐसे है यहां से तो थोड़ा घुमा दें और यहां पर ले आए, यहां पर ले आए। देखिए, अब यहां था, यहां से मैंने इसे घुमा दिया है, इसको ऐसे कर दिया है,
यानी अब ऐसे आ गया है डायपोल हमारा, ये हमारा नया पोजीशन है पहले यहाँ था। तो प्लस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में फोर्स लगेगा और माइनस चार्ज पर उसके विपरीत दिशा में लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स इधर लगेगा। और आप गौर से देखिए, अगर एक रॉड को आप इधर खींचिए और इधर खींचिए तो क्या होगा, ऐसे घूमेगा ना, ऐसे घूमेगा ना, यानी प्लस वापस जाएगा यहाँ आ जाए, ये माइनस वापस आएगा यहाँ आ जाए। तो वह स्थान जहां से डिस्प्लेस करने के बाद छोड़ दे तो वह वापस अपने पहले वाले जगह को प्राप्त करना चाहता हो तो उसे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। यानी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। समझ रहे हैं? वहीं पर 180 के साथ क्या होगा वो हम आपको दिखाते हैं, आप इधर आ जाइए। देखिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी माइनस इधर प्लस इधर है, माइनस इधर है, यानी डायपोल मोमेंट जो हमारा पी है वो अभी कुछ इधर है, ऐसे है। अब देखिए इस डायपोल को घुमा देते हैं, ऐसे ले आए, प्लस यहाँ आ गया, उसको घुमा कैसे ले आए, अब यहाँ ला करके हम छोड़ देते हैं तो माइनस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा, और प्लस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में फोर्स लगेगा, इधर लगेगा। सोचिए इधर फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा, तो ये ऐसे घूमेगा और ये ऐसे घूमेगा, यानी प्लस माइनस के पास आएगा, प्लस माइनस के पास आएगा, प्लस माइनस के पास आएगा, और माइनस देखिए प्लस किया माइनस के पास, और ये माइनस प्लस के पास आ गया। क्या वापस प्लस के पास प्लस आया? नहीं आया ना, वापस प्लस के पास प्लस आया? नहीं आया। तो इस कंडीशंस में ये जो हमारा पोजीशंस है ये कहलाता है थीटा इक्वल टू 180 डिग्री वाला अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी वह स्थान जहां से खिसकाने के बाद दोबारा उस स्थान पर नहीं आता है तो वह स्थान अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाता है। यानी थीटा इक्वल टू 180 डिग्री इज द पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एक और बात यहां पर देखिए, जैसे ही हम 0 डिग्री से खिसकाए थे ऐसे, तो प्लस में इधर फोर्स लग रहा था, माइनस में लग रहा था, प्लस वापस यहां ना चल रहा था, माइनस यहां। जब ये आने लगेगा फिर से तो कुछ वेलोसिटी प्राप्त कर लेगा, और यदि ये आगे बढ़ जाएगा, जैसे पेंडुलम में क्या होता है, पेंडुलम को आप घसका कर छोड़ दीजिए तो जब वो मिडिल में आते आते थोड़ा आगे बढ़ जाता है, वैसे ही यहां से ये आते थे आगे बढ़ जाएगा, और जो ही आगे बढ़ जाएगा यानी कुछ ऐसा हो जाएगा, प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा बढ़ के, तो फिर इस प्लस पर इधर फोर्स लगेगा F1, और इस माइनस पर फोर्स इधर लगेगा F2, और फिर से ये वापस जाएगा यहाँ पर माइनस आएगा, फिर से आएगा, यानी थोड़ा खिसका कर छोड़ दें तो डायपोल ऑसिलेट करने लगेगा। आपको पूछ सकता है कि बताइए इसका टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन क्या होगा। कंपटीशन में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक कंपेटिटिव क्वेश्चन हो गया कि find the time period of oscillation of dipole when placed in electric field at an angle theta। आइए हम इसको बना के दिखाते हैं। पहले हम एक बार बोर्ड साफ करते हैं। हमने बोर्ड साफ कर लिया है और एक प्रॉब्लम भी लिख लिया, अभी मैंने आपको दिखाया था। एक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू Q डेल्टा x इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड का नाम दे देता हूं E, फील्ड E एट एन एंगल थीटा, कितना एंगल पर? थीटा एंगल पर, एंड रिलीज और छोड़ दिया जाता है। तो निकालिए, फाइंड इट्स टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालने का तरीका हम 11th में सिखाया हूँ कि सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढ लीजिए। क्या करिए? इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढिए। फिर क्या करिए? अगर लीनियर ऑसिलेशन है तो एक्स से डिस्प्लेस करिए, एंगुलर है तो थीटा से रोटेट करिए। फिर डिस्प्लेस पोजीशन पर फोर्स या टॉर्क निकाल लीजिए। उसके बाद टॉर्क को आई अल्फा लिखिए, अल्फा का मान निकाल लीजिए। अल्फा को d2 थीटा बाई dt स्क्वायर लिख लीजिए, और थीटा के गुना में जो होगा वो ओमेगा स्क्वायर होगा। मैं यहां पर बना के दिखाता हूं। देखिए
ये इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें डायपोल हम जानते हैं कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर रहेगा, ऐसे रहेगा, ये हमारा स्टेबल इक्वेशन होगा। ये तो मैं पहले ही इक्विलिब्रियम इक्वेशन ढूंढना है, हम जान चुके हैं। यहाँ लिख देता हूँ पहला स्टेप, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री इज स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। पहला स्टेप, ये हमारा पहला स्टेप है, इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढना, इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढना। दूसरा स्टेप में डिस्प्लेस करेंगे, तो यहां पर कौन सा रोटेशन होगा, थीटा कौन से घुमाना है, डिस्प्लेस करेंगे नहीं। अब इस थीटा कोण पर नाउ डायपोल इज रोटेटेड थ्रू एंगल थीटा, थीटा पर हमने रोटेट कर दिया। अब इस डिस्प्लेस पोजीशन पर टॉर्क क्या लग रहा है, नेट टॉर्क एट डिस्प्लेस्ड पोजीशन क्या होगा, टॉर्क बराबर सीख लेते हम, PE sin थीटा। जब डायपोल को थीटा कोण पर रखते हैं यूनिफॉर्म फील्ड में, टॉर्क लगता है PE sin थीटा। पहला स्टेप में इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढा, दूसरा में डिस्प्लेस कर दिया, तीसरा में डिस्प्लेस पोजीशन पर फोर्स या टॉर्क, यहाँ रोटेशन हो रहा है तो टॉर्क निकाल दिया। ध्यान दीजिएगा, अब टॉर्क को लिखिए I अल्फा, I इंटू अल्फा, जहाँ I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, आप जानते होंगे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये एंगुलर एक्सेलरेशन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर PE sin थीटा। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, यहां देखिए। अब अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा, PE sin थीटा बाई I। अल्फा को लिख लीजिए d2 थीटा बाई dt स्क्वायर। जरा समझिए, अल्फा वास्तव में क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। ये क्या होता है, d ओमेगा बाई ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते समय के साथ तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आता है और PE sin थीटा। ये तो समझाने के मैं तोड़ के स्टेप दिखा रहा हूँ। टिप्स तो मैं एक लाइन में बना सकता था, टिप्स के तो एक लाइन में बना दूंगा, उससे आपको क्या मिलेगा, आपको सीखना, यू हैव टू लर्न। तो आप कैसे सीखेंगे वो तरीका चलना है, ये पढ़ाने का मतलब है। d dt ओमेगा क्या होगा, d थीटा बाई dt। मैं एक ही बार में यहां लिख देता d थीटा बाई dt स्क्वायर PE sin थीटा। एक चीज यहां पर खास बात जो मैं लिखना चाहूंगा, ये तो टॉर्क हुआ, लेकिन क्या ये टॉर्क लगने की वजह से वापस यहां आना चाहेगा, तो आपने देखा है कि 0 डिग्री डिस्प्लेस करने पर वापस उस जगह पर आना चाहता है, देखा है ना। तो वापस आना चाहता है, इसको बोलते हैं हम लोग रेस्टोरिंग नेचर। और रेस्टोरिंग नेचर होने पर माइनस साइन लगाते हैं। माइनस साइन क्यों, रेस्टोरिंग नेचर बचाने के लिए। यहां मैं लिख देता हूं नेगेटिव साइन डिनोट्स रेस्टोरिंग नेचर, जगह नहीं मैं लिखता हूं रेस्टोरिंग नेचर ऑफ टॉर्क। नेगेटिव साइन डिनोट्स रेस्टोरिंग नेचर ऑफ टॉर्क। देख रहे हैं आप, यहां से आप तोड़ रहे हैं इसको, इस तरफ देखिए, d और d क्या होगा, d2 थीटा, d2 थीटा और dt dt यानी कि dt 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 स्क्वायर इक्वल टू, यहां तो माइनस नहीं है हमारा, माइनस PE sin। क्या ये एसएम का इक्वेशन है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, माइनस साइन भी है, सब कुछ है, लेकिन जो थीटा है यहां थीटा आना चाहिए, लेकिन यहां तो साइन थीटा है। तो ध्यान दीजिएगा, फॉर ए स्मॉल ऑसिलेशन, यानी हम यहां पर छोटे कोण से घसकाए हो, उस कंडीशन में फॉर ए स्मॉल ऑसिलेशन, जब छोटा होगा यानी थीटा स्मॉल होगा तो साइन थीटा बराबर थीटा। ये ऐसा क्यों हुआ,
थीटा का मान छोटा है समझ सकते हैं, इसको डाल देंगे d2 थीटा बाय dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी और यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटू थीटा। अब ये हमारा सिस्टम का क्वेश्चन आ गया। एक चीज आई यहाँ छूट चुका है, आई तो यहाँ पर आई ये हमारा हो गया है। देखिए अब थीटा के मल्टीप्लाई में जो भी चीज होता है ये हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। याद रखिएगा ये ओमेगा और यहां पर जो हमने लिखा था ओमेगा ये दोनों अलग चीज है। ये एंगुलर वेलोसिटी है, ये एंगुलर वेलोसिटी है और यहां आ जाइए और ये हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये जो हमारा ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर होता है, इस थोड़ी चीज का स्क्वायर ये जो चीज होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर होता है, दैट इज ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आ गया पी बाई आर। ठीक है ना, इसलिए ओमेगा इक्वल टू क्या होगा रूट अंडर पी बाई आर। निकल गया है। अब टाइम पीरियड क्या होगा, t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा। यहाँ देखिए t इक्वल टू 2 पाई ओमेगा क्या हमारा रूट अंडर पी बाई आर। सूत्र तोड़ ले 2 पाई रूट अंडर आई बाई पी। अब देखिए अगर हम डायपोल का मास पूरा चार्ज वगैरह देकर प्लस सिस्टम का मास m मान लेते हैं। देखिए इस चार्ज का भी मास अगर m मान लिया जाए, प्लस क्यू चार्ज का, इसका भी मास m मान लिया जाए माइनस क्यू चार्ज का, और ये बीच का दूरी हमारा डेल्टा x है, हम हर बार मानते हैं। तो इसका मोमेंट इनर्शिया क्या होगा, इसका मोमेंट इनर्शिया और इसका मोमेंट इनर्शिया दोनों को जोड़ देंगे, मोमेंट इनर्शिया इसके अबाउट निकलेगा, यानी I का मान होगा हियर ऐसे लिखना है इफ m हो मास ऑफ ईच चार्ज पार्टिकल देन तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा m डेल्टा x बाई 2 का स्क्वायर। ये किसका हुआ, एक मास का, एक प्लस क्यू का, फिर माइनस क्यू का भी m डेल्टा x बाई 2 का स्क्वायर, यानी m डेल्टा x स्क्वायर बाई 4 प्लस m डेल्टा x स्क्वायर बाई 4, दोनों को जोड़ दिया होगा m डेल्टा x स्क्वायर बाई 2। ध्यान दीजिएगा हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया I निकाल लिया है। हाँ सवाल में अगर क्वेश्चन में I दिया हुआ है सीधे तो I रख दीजिए, I का मान नहीं दिया है, दोनों चार्ज का मास दिया है, दोनों के बीच का दूरी दिया है, तो आप इससे निकाल लीजिए। समझ रहे हैं बात, I निकल चुका है। ओके, और P का मान हमको दिया हुआ है क्यू डेल्टा x, इसलिए T बराबर क्या हो जाएगा, अभी हमने देखा 2 पाई अंडर रूट I बाई P था, सारा मान पुट कर दीजिए 2 पाई अंडर रूट I का मान कितना, अभी हमने निकाला है m डेल्टा x स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाय p का मान q डेल्टा x इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड E। आप यहाँ एक डेल्टा x से डेल्टा x कैंसिल आउट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2 q E। हमारा आप समझ पा रहे हैं अच्छी तरह से। आप p के रूप में, इसके रूप में भी आंसर लिख सकते हैं, इसको तोड़ दिया हमने। देखिए किस प्रकार से एक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा गया था, थीटा को ऊपर डिस्प्लेस कर दिया गया था, तो फिर वो ऑसिलेट करने लगा। उसका टाइम पीरियड क्या होगा, यहाँ निकल चुका है, ध्यान दीजिएगा 2 पाई अंडर रूट m हर एक चार्ज पार्टिकल का मास है, पूरा मास नहीं है, मास ऑफ ईच मैं लिखा हुआ है, मास ऑफ ईच चार्ज पार्टिकल। तो एक चार्ज पार्टिकल का मास डेल्टा x दोनों चार्ज के बीच का दूरी डिवाइडेड बाय 2, एक चार्ज जो कि डायपोल में तो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर ही होता है, तो किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें रखे हैं। ओके, आज यहीं तक, हम आशा करते हैं आप एंजॉय कर रहे होंगे। और उधर ऐसे में भी सवाल सब है, और भी मैं प्रॉब्लम्स अगले क्लास में कुछ बना के दिखाऊंगा, आप लोग एंजॉय करेंगे।